अमन रायजादा ने आयशा से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। आयशा को सिर्फ पैसों से मतलब था और पैसों के लिए वो सिर्फ शादी अमन से करना चाहती थी। इधर अमन के रिश्ता पक्का होने की खबर मानो मीडिया प्रेस वालों ने ऐसे फैला दी थी जैसे किसी मिनिस्टर की शादी की खबर फैलती है। फैलते फैलते ये खबर जब टीवी अखबार में हर न्यूज चैनल पर दिखाई दी तो धीरे धीरे ये खबर प्राची के कानों तक पहुंच गई। हॉस्पिटल के वेटिंग वार्ड में लगी हुई टीवी पर जब ये खबर दिखाई दी तो सब चौंक गए। टीवी की हेडलाइन पर साफ साफ लिखा था, अमन रायजादा करेंगे दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी आयशा से शादी। आयशा की तस्वीर भी टीवी पर दिखाई जा रही थी। ये खबर सुनकर तो प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरानी से मधु की ओर देखने लगी और मधु हैरानी से उसकी ओर। पास में खड़ा निखिल भी मधु प्राची को लगातार देखे जा रहा था। उसकी नजर कभी टीवी पर होती थी तो कभी इन दोनों पर। उसने दोनों को जरा हट के साइड में आने का इशारा किया और आरव भी ये इशारा समझकर उन सबके साथ आ गया। निखिल ने बाहर आकर प्राची की ओर देखकर कहा, कितना चीप लड़का है ये। कुछ सालों पहले पूजा से शादी की थी और अब आयशा से शादी कर रहा है। चाहता क्या है ये? उस दिन जब हमें पूजा मिली थी तो वो तो कह रही थी कि अमन उससे बहुत प्यार करता है, तो फिर अचानक से ये आयशा से शादी क्यों कर रहा है? प्राची ने भी सोचते हुए कहा, भगवान ही जाने इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है। सच में ये अमीरजादे ना लड़कियों के दिल को तो मानो खिलौना समझते हैं, जब जिससे चाहे उससे शादी कर ले। और ये आयशा भी कितनी बदतमीज है जो जानते हुए भी अमन से शादी कर रही है कि अमन की पहली शादी पूजा से हो चुकी है। मधु ने कहा, आयशा तो सिर्फ पैसों के पीछे ही कर रही है ये शादी। वो पैसों की कितनी लालचिन है, तुम तो जानते ही हो। खैर हमें क्या लेना देना, हम अपने काम से काम रखें। और हाँ, खैर अमन हम में से किसी को भी अपनी शादी में बुलाएगा तो कोई नहीं जाएगा, कोई उसकी शादी में नहीं जाएगा बस। आरव ने भी उन सबको सपोर्ट करते हुए कहा। आरव, निखिल और मधु प्राची की बात सुनकर चुपचाप अंदर चले गए, पर प्राची वहीं खड़ी खड़ी सोच में डूबकर रोए जा रही थी। उसका कभी हंसने का मन कर रहा था तो कभी रोने का। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े जाल से बच गई है, और दूसरी ओर उसे ये भी लग रहा था कि फिर किस्मत उसके सामने नया खेल खेलना शुरू कर रही है। अब अमन दूसरी शादी करके क्या साबित करना चाहता है दुनिया वालों को? ये सोचते सोचते वो सामने लगी भगवान की मूर्ति के सामने गई और उनके पैर छूते हुए बोली, दाता, मैं पहले तो कभी तेरे चरण में नहीं आई, क्योंकि मैंने जब से तुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया था तब से तूने मुझसे मेरी दादी को छीन लिया था। लेकिन आज बरसों बाद अगर तेरे सामने आई हूँ तो कुछ मांगने ही आई होंगी। दाता, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। आपको जो भी तकलीफ देनी है मुझे दे दीजिए, मैं सहन कर लूंगी, पर उन्हें सही से ठीक कर दीजिए। और हाँ, अगर कभी मौका मिले तो मुझे हकीकत से रूबरू करवा दीजिए, जो हकीकत मैं शायद सामने होकर भी नहीं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसा जो मैं चाहते हुए भी नहीं देख पा रही हूँ। कुछ तो है जो बहुत अनदेखा सा और अनसुना सा है। कभी कभी ऐसी बेचैनी क्यों होती है जैसे मैं कोई गलती कर रही हूँ। क्या होने जा रहा है दाता? ये क्या कर रही हूँ मैं? ऐसा क्या है जो मैं चाह कर भी नहीं देख पा रही हूँ? कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि अमन को जिंदगी में होते हुए भी मैं हमेशा के लिए भी भूल जाऊं और फिर जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए। इतना भरोसा करती हूँ तुम पर कि तुम मेरी जरूर सुनोगे। रूही ने प्राची के पास आकर कहा। रूही को देखकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अरे रूही, तुम यहाँ? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। देखो प्राची, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। मैं जानती हूँ जब कोई लड़की किसी को प्यार करती है ना, तो उस लड़की के लिए उस इंसान की खुशी सब कुछ होती है। मैं भी आरव से बहुत प्यार करती हूँ।
मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी आरव से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन आज इतनी मोहब्बत है ना, उतनी शायद मुझे कभी खुद से भी नहीं हुई होगी। आरव है ही इतना अच्छा, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि प्राची एक बार कोशिश करो। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हम सच में चाह कर भी उन्हें नहीं देख पाते। क्या पता सच कुछ और हो और तुम कुछ और समझ रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में अमन के लिए जो मोहब्बत देखी है ना, वो तो कुछ और ही कहती है। प्राची, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ, एक बार कोशिश करके देखो, शायद हकीकत कुछ और ही हो। रूही अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। प्राची रूही की बात सुनकर सोचने लगी कि हकीकत और क्या हो सकती है। जब सब कुछ उसके सामने है तो फिर क्या छुपा हुआ हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है जो वो चाह कर भी नहीं देख पा रही है। खैर, अभी ये सारी बातें सोचने का टाइम नहीं था। ये सोचते हुए प्राची ने खुद को संभाला और उन सब के बीच वापस जाकर बोली, डॉक्टर ने कहा है पापा 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो फिर हम उन्हें घर लेके जा सकते हैं। मधु और निखिल, तुम दोनों अब लौट जाओ। बच्ची को ज्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं है। अभी वो छोटी है और यहाँ कितने कीटाणुओं का डर रहता है। तुम उसे लेकर घर चली जाओ, मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ रुकी हुई हूँ। प्राची ने निखिल, मधु और उसके मम्मी पापा को वहाँ से जाने के लिए कहा। ये सुनकर वो लोग पहले तो प्राची को समझाने लगे कि वो प्राची के साथ ही रुकेंगे, पर जब प्राची ने उनकी बात नहीं सुनी तो जिद करके कहने लगे, नहीं आप लोग चले जाओ। तो वो सब चले गए, पर आरव यहीं रुका हुआ था। प्राची यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ अकेली थी, पर हर रोज सुबह निखिल उन दोनों से मिलने आता था, ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो पूरा कर पाए। अब आगे क्या होता है